बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपकी गुड मॉर्निंग। और उसके साथ साथ चूँकि आज जुमा है तो आज जुमे की नमाज़ में आप ये सब ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए मदद फरमाए और जिस तरह से सिचुएशन बेहतर हो रही है कोरोना की, इसी तरह रोज़ बरोज़ इसमें और मज़ीद बेहतरी आए और पेशेंट्स की तादाद में कमी आए और इसके साथ साथ गर्मी में भी कमी आए, ये भी दुआ कीजिए। बिल्कुल, गर्मी में भी कमी आए क्योंकि दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है और दर्जा हरारत जो मीटर शो कर रहा होता है उससे फील्स लाइक 10-15 पॉइंट्स आगे ही होते हैं। शदीद गर्मी महसूस की जा रही है ना सिर्फ पंजाब में बल्कि कराची में भी। और जो बिजली का आपने जिक्र किया, लोड शेडिंग का, कि पूरे मुल्क में पहले हम कराची के हवाले से बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। कल तो पंजाब और लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में शदीद लोड शेडिंग हुई, बिजली आ रही थी, जा रही थी और फिर गर्मी में सर्वाइव करना अबूज़र बहुत मुश्किल। बिल्कुल, जितनी जिसके अंदर गर्मी है उसकी वजह से होता क्या है कि फिर फीडर्स में आपके ट्रिप होते हैं, मैनेजमेंट है, लाइन लॉसेस हैं, इसके साथ जो हमारा सिस्टम है माशाल्लाह से वो भी 50 साल पुराना सिस्टम है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस का। तो ज़रा सी ज़्यादा गर्मी हो, प्रेशर पड़ता है, साथ ही वो ट्रिप कर जाते हैं जिसकी वजह से शहरी मज़ीद परेशान होते हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से जुलाई की गर्मी, फिर उसके बाद ना मानसून की बारिशें भी हो रही हैं और सबसे ज़्यादा और मसला ये है कि आपके पास बिजली भी उस तरह से है वैसे अवेलेबल लेकिन मैनेजमेंट मैसर नहीं है। और इसी तरह से सियासी गर्मा गर्मी की अगर बात करें तो वो भी देखने में आ रही है। हर कोई अपनी नंबर गेम पूरी करने की कोशिश कर रहा है। पहले विफाक में हम ये बात कर रहे थे कि शायद ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है और गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अब पंजाब का अगर जिक्र करें तो यहाँ ऑपोजिट सूरत हाल है। ऑपोजिशन के अरकान जाके पंजाब असम्बली में जो है वो साइड लेते हैं गवर्नमेंट की, मतलब इन अ वे, या वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें भी करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनका पलड़ा थोड़ा सा और भारी होने वाला है। सो ये जो पूरी एक सिचुएशन है ये तकरीबन 1-1.5 माह से चले आ रही है। और आपकी तो वो बात भी नहीं मानी सियासतदानों ने कि कोरोना के सिनेरियो में सियासत को क्वारंटीन कर दें। हर एक ने अपनी सियासत मेरा ख्याल है असल में कोरोना भी लंबा हो गया ना, तो वो फिर सियासत अंदर तो होती है, वो बाहर आना तो ज़रूरी है, वो फिर रह नहीं सकते इसके बगैर। तीसरी ये मुलाकात थी अपोजिशन के जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन का अरकान है उन्होंने मुलाकात की है वज़ीर आला पंजाब से और इसका नोटिस दिया गया था शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी कि ऐसे मुलाकात नहीं होनी चाहिए बगैर इजाज़त के। आपका कोई इशू है तो आप हमें बताएं और उसके बाद फिर प्रॉपर मीटिंग हो, लेकिन इस तरह से आप पर्सनली मीटिंग नहीं कर सकते। अगर आप नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं तो पीपल्स पार्टी के एक रुकन उनके भी थे और 6 जो थे नून लीग के थे। अब ये देखिए ना, एक तरफ आप बात करते हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो कमज़ोर है, जाने वाली है, दूसरी तरफ अगर आपके अपोजिशन की अरकान जाकर हुकूमत को मुलाकातें करेंगे, ऑफिशियली मुलाकात नहीं होगी, अनऑफिशियल मुलाकात होगी जिसका और ज़्यादा वेटेज हो जाता है कि ये मुलाकात क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। अपोजिशन को अपने जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको भी दूर करना होगा। एक दूसरे पर जो ट्रस्ट नहीं करते, ये हम बात कल भी कर रहे थे कि जो तरीके लाने की वजह यही है, वो ऑपोजिशन के अपने अंदर भी एग्जिस्ट करती है। खैर, इसी के साथ एक और पॉइंट जो कल बड़ा डिस्कस भी हुआ और जिस पर बात भी हुई, बड़ी ईद आ रही है। ईद उल अज़हा पर आप जैसा सब जानते हैं कि कुर्बानी की जाती है और ये कुर्बानी की ईद है, लेकिन डिसीजन ये लिया गया है कि शहरों में मंडियाँ नहीं लगेंगी। अब ऐसे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या फतवा आना बहुत ज़रूरी है, जिस पर जब बात हो रही है तो इज्तिमाई कुर्बानियों का भी जिक्र हो रहा है। फिर ऑनलाइन कुर्बानियों के हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं कि आप ऑनलाइन पैसे जमा करा दें तो वो कुर्बानी कंसिडर नहीं होती। कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो तमाम हलकों में ज़ेर बहस है और आज हम भी उस पर बात करें। इसके साथ मुझे जो इसके पीछे वजह जो कल देखा हमने डिस्कशन होते हुए, उसकी वजह यह है कि बेसिकली जो सुन्नत है उसमें या फिर जो कहा गया है फरमान है उसमें यह है कि आप जो जानवर है उसको जाकर खुद पसंद करें, खुद जाकर उसको खरीदें। तो अगर आप कहीं पर वो नज़र नहीं आ रहा और सिर्फ आपने कहीं पर पैसे जमा करा दी तो वो बेसिकली आपके सदका खैरात तो कंसीडर होगा, लेकिन एज इन जो कुर्बानी का जो बिल्कुल जो कुर्बानी का मकसद है, जानवर की कुर्बानी का मकसद है, वो उस तरह से पूरा नहीं होता। खुले इलाकों में आप मैदान लगाएं और उसको जब सिलेक्शन होती है जहाँ पर जानवरों की, वो मैदान खुला होना चाहिए। उसके अलावा SOPs को फॉलो करने के लिए भी बात की कि प्रॉपर तरीके से SOPs को फॉलो किया जाए। मुफ्ती ज़ुबैर साहब से हम कोशिश करेंगे आज उनसे बात भी हो इस मामले में, किस तरह से आपकी रहनुमाई करनी है, क्योंकि कल सदर पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि मीडिया का भी किरदार है कि मीडिया लोगों को बताए कि अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी खत्म अभी नहीं हुई है, SOP को भी आपने फॉलो करना है। बिल्कुल, इस मुल्क में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मीडिया ही है जो लोगों को अवेयर भी कर सकता है और एक जैसे कहते हैं ना कि ओवरऑल पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट की है, जिन भी पैरामीटर्स पर वो चल रहे हैं, वो आवाम तक वहाँ पहुँचा भी सकता है। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी हेडलाइन की तरफ चलते हैं, आज टॉप स्टोरीज जान लेते हैं और फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब नंबर गेम बेहतर करने का मरकज बन गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात।
मुलाकात करने वालों में मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल। कराची के ताजिरों ने आज से मुश्तरका तौर पर मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया। हुकूमत से मार्केट्स के औकात कार रात 9 बजे तक बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। ऑनलाइन पैसे देने से कुर्बानी नहीं होगी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वाजे कर दिया। मवेशी मंडियों में जत्थों की सूरत में ना जाएं, मवेशी मंडी जाते मास्क का इस्तेमाल करें। लीगी रहनुमाओं के हुकूमत पर हमले, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत जल्द जाने वाली है, फिर हिसाब होगा। राना सनाउल्लाह बोले माइनस इमरान खान से मुल्क की भलाई हो तो नून लीग को एतराज़ नहीं। साद रफीक ने कहा तहरीक इंसाफ ने मुल्क में बहरान पैदा कर दिया है, इन हालात में कोई भी हुकूमत नहीं लेगा। स्केटिंग पसंद करने वाले शायकीन हो जाएं मुतवज्जे, हम मिलाएंगे आपको स्केटिंग के उस्ताद मोहम्मद बिलाल से। कोरोना के बायस जेलों में कैदी किन हालात में हैं, करेंगे इस पर आज बात। एतबार भी आ ही जाएगा, भाई का नया गाना आ गया। अली जफर का जुनैद जमशेद और जुनून बैट को खराज तहसीन। मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 41 साल बीत गए। जुगनी से शोहरत पाने वाले आलम लोहार की आवाज आज भी कानों में रस घोलती। आज दुनिया भर में प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को खत्म करना है। टॉप स्टोरीज आपने जानी और बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, लेकिन छोटी सी करेक्शन कर दूं, अली जफर ने जुनून को नहीं वाइटल साइंस को खराज तहसीन पेश किया है। बैंड का नाम थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बहरहाल जी बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले तो जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और ये हमले लफ्जी हमले हैं जो ऑपोजिशन की तरफ से गवर्नमेंट के लिए किए जा रहे हैं। लफ्जी हमले हैं सिर्फ, क्योंकि प्रैक्टिकली वैसे असेंबली में भी ऐसा हो ही गया, ऑलमोस्ट गुत्थम गुत्था अराकीन नजर आ ही गए। असेंबली में इनको पहलवानी करने के लिए नहीं भेजा हुआ, ना सिर्फ स्पीचेस करने के लिए, इनको ना नारे लगाने के लिए, ना प्रोटेस्ट करने के लिए। मामला हल करें, अगर आपने करना है तो उसके लिए आईनी तरीका कार है, आप कर लें। ये सब बातें कर करके हम लोग रोजाना की बुनियाद पर करते हैं। एनीवेज क्या कह सकते हैं, ये तो हो रहा है। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी कल खूब बोले, खूब बात की कि इस वक्त हुकूमत लेने को कोई तैयार नहीं होगा, माइनस इमरान खान अगर हो जाए तो फिर हम सोच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बातें सारी कहाँ से आ रही हैं अबू सर, -1 हो जाए या हुकूमत कोई नहीं लेगा। हुकूमत दे कौन रहा है, हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। -1 वाली बात बेशक पीटीआई ने खुद शुरू की थी, लेकिन इसके बावजूद ये लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत जाने वाली, उल्टा हुकूमत कॉन्फिडेंट होती जा रही है। बहरहाल ऑपोजिशन कल काफी गर्जी बरसी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा। चोर कहते थे, ये तो सारी अपोजिशन को चोर कहते थे और ख़ुद ये डाकू निकल आए हैं। ये हालात हैं इनके, इसलिए मुझे पता नहीं है कि -1 होने जा रहा है कि नहीं। इमरान खान साहब खुद ही ये इतला दे रहे हैं कि -1 हो सकता है, बट मसला -1 या -2 या -4 नहीं है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर, ये तो इस मुल्क को माइनस करने के चक्कर में है। उससे बचना ज़रूरी है, उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा। इमरान खान को गिराना तो फिर उसके बाद क्या करना है ये भी इस पर सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बाद अगर वो चले जाते हैं तो क्या सूरत बनती है, क्या मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, क्या कोई कौमी हुकूमत बनेगी, क्या कोई नो कॉन्फिडेंस होगा, क्या बनेगा। जहाँ ले गए हैं इस मुल्क को, मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर ये किसी को ऑफ़र की जाए कि तुम ये हुकूमत ले लो तो वो इस हालत में ले लेगा। अब आपने एक ढोल गले डाला है तो उसको बजाएं खुद ही, या फिर पहले अपनी शिकस्त तस्लीम करें कि हमने जालसाजी की, हमें लोगों ने वोट नहीं दिए थे, हम धोखा दे के
साजिश करके आए थे। ख्वाजा रफीक साहब ने जो कहा है वो भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि इमरान खान के बाद होगा क्या ये भी हमने देखना है। और उन्होंने ये भी कहा कि -1 की बात हमने नहीं की थी, वो खुद ही खबर दे रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इन्होंने शायद ये इन्फॉर्म नहीं है, इनकी ही तरफ से बात पहले आई थी। इमरान खान साहब ने तो कहा था ये सब बातें कर रहे हैं, तो फिर अब अगर ऐसा होगा भी तो मेरी पार्टी जो है वो मामला आगे बढ़ाएगी। एनीवेज ऑब्वियसली कन्फ्यूजन इधर भी होगी, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो एक ही स्टांस में है इमरान खान के खिलाफ। वो क्या कहते रहे कल, आप देखते आपको दिखाते हैं। हुकूमत है और माफिया जो है उनके जरिए चलाई जा रही है, और माफिया जो है उन्होंने आम आदमी की 2 वक्त की रोटी उनसे छीन रखी है, और आम आदमी का जो है वो जीना अजीरन कर दिया है। जो इस मुल्क को लीड कर सकते हैं वो फ्रेश मैंडेट के जरिए से आके इस मुल्क को, इस कौम को जो है वो आगे लेकर चले। क्या ये मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून माइनस इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कोई कम्प्रोमाइज़ कर ले? जो भी तजवीज़ होगी उसको अपोजिशन की तमाम जमातों या ख़ास तौर पे जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और JUIF शामिल है, उनकी मशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। हमारा ये दावा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ईवान में पहले तो सिर्फ 5 वोटों की सादा अक्सरियत से, बल्कि बड़ी थिन जो है वो मेजॉरिटी से जो है वो कामयाब हुई, और इस वक्त उसे सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी हासिल नहीं है। और जो उनके अलाइज हैं शायद उन्होंने उन्हें इस मरतबा आखिरी मरतबा जो है वोट दिया है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा आपने सुना, और मुसलसल ये कह रहे हैं सब लोग के हालात, इन हालात में अगर कोई गवर्नमेंट देगा, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि गवर्नमेंट दे कौन रहा है? अभी तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो, और हम भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना पूरा आईनी हक भी इस्तेमाल करे और अपना दौर भी कंप्लीट करे और जमहूरियत जो है वो। लेकिन इसके साथ फिर भी अगर आप देखें, जमहूरियत का नाम भी है सिमल, कि अगर ये अपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये आईनी तरीका का इस्तेमाल करें, जो कि हम रोजाना की बुनियाद पर कह रहे हैं। इस तरह की बातें ना करें, फिर आप अपोजिशन को लेकर आए फ्रंट पे और आके एक होकर आप बात करें। एटलीस्ट बातें तो करने दें, और तो वो कुछ कर नहीं सकते, चले बातें कर रहे हैं तो वही आई थिंक करने दें उनको। एनीवेज एक और जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड में है, और हमारे जो बैटिंग कोच हैं यूनुस खान, जो कि लेजेंडरी बैट्समैन थे, वो भी अब टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। टीम इस वक्त क्वारंटीन के दिन गुजार रही है, जैसे ही इसमें से निकलेगी फिर उसके बाद प्रैक्टिस जो है शुरू हो चुकी है, और जैसे ही अब मैचेस शुरू होंगे तो फिर आप उसको टीवी पर देख सकेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन इस वक्त यूनुस खान जो है टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, और उन्होंने क्या पैगाम दिया आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तान टीम के साथ दोबारा रीयूनियन होने का, और आई विश कि हम इंशाल्लाह अच्छा करें, और बड़ी उम्मीदें हैं मुझे अपने यंगस्टर से, अपने क्रिकेट टीम से, कि हम इस पेंडेमिक के टाइम पे अच्छा डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। He looks very excited, और उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में भी ये एक्साइटमेंट जो है वो शो कर दी है। बट एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है हमें, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना के बायस ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, लेकिन वहीं पर कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएं। अब नॉर्मल होने में भी टाइम लगेगा, कुछ पॉलिसीज़ और डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, जो वो डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारी ताजर कम्यूनिटी जो है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आती है, वो चाहे पंजाब हो, वो चाहे सिंध हो। लेकिन खसूसन अगर सिंध और कराची का जिक्र किया जाए तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि हमें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल, अब सिचुएशन ये है कि 15 दिन का कहा गया था स्मार्ट लॉकडाउन का, लेकिन ऑब्वियसली उसमें अब इंक्रीज़ हो गया है। अब परेशान है ताजिर कि हमें खोलने की इजाज़त दी जाए, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इन एनी वे जो है दुकानें आज खोल लेंगे। तो अभी सिचुएशन तो देखते हैं क्या चल रही है ताजरों में, और इसके साथ रात 9 बजे तक का भी टाइम मांगा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराता साहब, उनसे हम बात करते हैं। पराता साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने बात की, सिचुएशन इस वक्त है क्या, आप क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हुए या फिर यकतरफा तौर पर आपने कह दिया कि हम दुकानें खोलने जा रहे हैं? अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हमारे। हुकूमत ने पहले भी मशावरत किए बगैर जो लॉकडाउन किया है, स्मार्ट लॉकडाउन, वो इलाके, बहुत सारे इलाके बंद कर दिए, उसमें उन्होंने कोई मशावरत नहीं की। और हम ये कहा गया कि ये इलाके, जो इलाके बंद किए जाएंगे वो इलाके
रेजिडेंशियल होंगे जिसमें एक शख्स कोई भी घर से निकलेगा और वो अपना सामान लेने जा सकता है, दूसरे किसी को इजाज़त नहीं होगी। यहाँ तक कहा गया था कि वो अपना शनाख्ती कार्ड घर से लेकर निकले, वो फोर्सेस के पास रखवाए, वापस अपना सामान लेकर वो शनाख्ती कार्ड वापस हासिल करे। जी। तो और देखने में बात यह आई कि वो तमाम तर जो जितना भी लॉकडाउन था वो लगा दिया गया कमर्शियल इलाकों पे। अब आप देखें मिसाल के तौर पे एम.ए. जिना रोड है, एम.ए. जिना रोड के मेन रोड पे लॉकडाउन लगाया गया और मेन रोड की पीछे गली जो है वो खुली हुई है। और इसमें ये तो हमारी समझ से बाहर हुआ कि देखें ना कि अगर कोरोना वो मेन रोड पे है तो वो गली में जाके क्या ख़त्म हो गया, वो दुकानें पीछे दुकानें हैं वो खुल गई, अगली दुकानें बंद हो गई, एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी गई। लेकिन हमने उसके बावजूद भी इस कौम के खातिर, अपनी कौम के खातिर, अपने मुल्क के खातिर इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया। अब देखें ना मज़ीद इसको बढ़ाने की बात अगर की जाए तो ये तो फिर गलत बात है। अब मुस्तकिल 3.5 से 4 माह गुजर चुके हैं। 3.5-4 माह के दौरान आप देखें ताजिर किस कदर परेशान हो गया है कि अब तो लोगों के रोटी खाने के लाले पड़ गए हैं। ये हिसाब किताब हो गया है। हमने पहले भी कहा कि ताजिर भूख और अफलास का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये बात को यकीन नहीं किया गया। किसी से मुलाकात हुई है, किसी से बात करने की आपने कोशिश की है ताकि आप रिप्रेजेंट कर सकें ताजरों को और उनके मुतालिबात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें? किसी से बातचीत हुई है आपकी? बातचीत तमाम मिनिस्टर्स को फ़ोन किए जाते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता। सिर्फ हमारी कमिश्नर साहब से बातचीत हुई थी। कमिश्नर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो ताजिरों से राब्ते में रहते हैं। कमिश्नर साहब ने कहा था कि हम मशावरत करके आप लोगों को बता देंगे कि ये कब तक ये खोलना है। 3 तारीख से उन्होंने कहा वैसे कारोबार खुल जाएंगे, लेकिन उसके बाद ना हाँ का है ना का कोई जवाब हम तक नहीं पहुंचा। आज 3 तारीख है, आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया? हमने अपने तौर पे खुद ये ऐलान किया है कि चाहे अब हुकूमत इसमें लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात करे या मजीद कहीं और इलाकों में लगाने की कोशिश करे, हम उसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन बरादर साहब, आप ऑब्वियसली आपने ये कह दिया सही है कि आप अब दुकानें खोलेंगे, लेकिन अब ऑब्वियसली जब हुकूमत ने सड़कें बंद कर दी, वहाँ पर कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं, तो फिर आप दुकानें खोल के किस तरह से वहाँ पर मैनेज करेंगे, कैसे दुकानें खुलेंगे? ऑब्वियसली ये तो इंतजामिया के साथ मिलकर ही बैठना पड़ेगा, और जब इलाका बंद होगा तो वहाँ पर दुकान खुल के तो कोई कारोबार तो फिर भी नहीं होना। देखें, बात यह है कि एक अजीब सी ताजरों में बेचैनी है। दुकानें बंद करने के बाद कम से कम वो दुकान पे आकर अपना मुतमईन तो होगा कि मैंने अपनी दुकान खोली, मैं अपनी दुकान को देखूं। हमने इनसे बार बार हमने अपील की है, सिंध गवर्नमेंट से भी और वफाकी गवर्नमेंट से भी। हमने सिंध गवर्नमेंट से अपील की कि आप ये जो बजट आ रहा है इसके अंदर हमें कोई रिलीफ पैकेज दें, हमें 2 माह घर पे बिठा दें आप। हमने कहा कि आप हमें आसान अक़सात में कर्ज दें, हम घर पे बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल ही हमें जीरो पोजीशन पे लेके आ गए। कैसे मुमकिन है कि लोग अब घर पे बैठे जाएंगे? फिर दूसरी बात यह है कि ऊपर से के इलेक्ट्रिक का जुल्म देखें जी। जो दुकानें 5, 6, 7 घंटे खुल रही हैं, उन दुकानों पे 4 घंटे 5 घंटे की लोड शेडिंग करके वैसे ही बन के बराबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जमील बराजा साहब, मसाइल बहुत ज्यादा हैं और हर सेक्टर ही पिस रहा है। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट रिलीफ देती, हर तरफ से ही ये गवर्नमेंट से डिमांड की जा रही है कि रिलीफ दे, सब्सिडी दे, और आप भी बेहतर तौर पर समझते हैं कि गवर्नमेंट के लिए भी मुमकिन नहीं होता हर सेक्टर को अकोमोडेट करना। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन एक्सटेंड होता है या सिंध गवर्नमेंट और कराची की इंतजामिया मार्केट्स खोलने की इजाज़त नहीं देती, तो क्या मुज़ाहमत करेंगे आप? क्या लाइहा अमल होगा आपका? अपना स्टांस आप किस तरह से गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और दुकानें खोल देंगे बस? देखिए, हमने दुकानें खोलनी है। जाहिर है अगर इनकी पॉलिसी आई कि बंद करना है तो बंद करने में मुज़ाहमत का सामना इस तरह करना होगा कि हम अपनी दुकान, हमें ज़बरदस्ती ये गाड़ियों में डालेंगे
जिस तरह पहले पुलिस मोबाइल्स में डालते रहे, जुर्माने लेते रहे, हमें डाल दें पुलिस मोबाइलों में, हम अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। सही। राजा साहब, आपने कहा गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, एक बार पहले भी ऐसे हो चुका है, मजीद भी इस तरह से मामला होंगे, मजीद बिगड़ भी सकते हैं। जुर्मानों का आपने जिक्र किया है, 10 से 20 हज़ार रुपये जुर्माना किया जा रहा है आपको अगर कोई दुकान खोलता है या कोई SOP की खिलाफ वर्जी करता है, इस पर भी कोई बात हुई है? नहीं, देखें, इस पर अभी तो कोई बात नहीं हुई है। देखें, जुर्माने जो किए जा रहे थे उसकी हमें कोई रसीदें भी नहीं मिल रही थी। हमारे लोगों ने हमसे शिकायत की कि उन जुर्मानों की कोई रसीद नहीं दी जाती, हमें ले जाते हैं और ले जाके बंद करते हैं, हमसे बातचीत करके फिर जुर्माने लगा के छोड़ा जाता है, तो फिर उसकी कोई रसीद भी नहीं है। बड़े मजे की बात तो ये है। ठीक। तो वो पता भी नहीं लगता कि वो जुर्माना एक्चुअली गवर्नमेंट की जेब में गया है या नहीं गया। हम सिर्फ अपनी गिरफ्तारियां देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन शॉर्ट आपके मुतालिबात क्या हैं? दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, कुछ टाइमिंग्स के इश्यूज भी हैं जिस पर आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जिक्र किया, आपकी ताजिर बिरादरी ने भी, कि टाइमिंग्स एक्सटेंड की जाए, वीकेंड्स पे दुकानें बंद होंगी, उसका भी कुछ आप लोग उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं दुकानें 9 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाए, वो तो हमने मुतालबा रखा है हमने अपना। अगर वो नहीं देते इजाजत, कोई बात नहीं, हम 7 बजे तक कारोबार करेंगे, हम 7 बजे भी अपनी दुकानें बंद कर देंगे, कोई वजह नहीं है, लेकिन हमारी दुकानें खोली जाएं। अब देखें, पूरी दुनिया में कारोबार शुरू हो चुके हैं, पूरी दुनिया में देख लें, आप पाकिस्तान में ही देख लें, आपने एयरपोर्ट शुरू कर दिए, जहाज चलना शुरू हो गए, ट्रेनें शुरू हो गई, ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया तमाम तर। अब फिर इसमें दुकानें खुलने में क्या सही। राजा साहब, आपने दुकानों का जिक्र किया, ठीक है कि ताजिर को एक रिलीफ चाहिए, और ऑब्वियसली जब से स्मार्ट लॉकडाउन हुआ तो फिर सिलेक्टिव लॉकडाउन की वजह से भी मुतासर हो रहे हैं सब, लेकिन एक तबका जो है आप ही के ताजिर बरादरी से वो पहले दिन से ही मुतासर है, परेशान भी है, रेस्टोरेंट बिजनेस और साथ जो मैरिज हॉल बन रहे हैं, उनके हवाले से कोई आपकी बात हुई है कि उनको भी आपने रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा, उनको कब खोलने की कोई नवीद सुनाई जा रही है? देखिए, हमने बार बार ये कहा है कि वो अगर कोई अपने हॉल में 500 आदमियों की इजाज़त मिलती थी, उसे 500 आदमी उसकी कैपेसिटी थी, वो सोशल डिस्टेंस रख के SOPs पर अमल करके 100 आदमी की दाखिला कर ले, लेकिन शादी हाल भी खुलवाना चाहिए। शादी हाल से बहुत सारे कारोबार रिलेटेड हैं, जिस मिसाल के तौर पे अगर शादियां होंगी तो लोग कपड़ों की खरीदारी के लिए भी आएंगे, लोग फर्नीचर की खरीदारी के लिए भी जाएंगे, लोग हर किस्म की खरीदारी के लिए जाएंगे, लेकिन ये इस तरह से आपने बहुत सारे सेक्टर शादी हाल के साथ बंद कर दिए, ये ऐसा मुनासिब नहीं है। अब आपको ये खोलने पड़ेंगे, हर कीमत पे खोलें, वरना देखें एक बहुत बड़ी मईशत को धचका लग रहा है, जिसकी वजह यह है कि बहुत सारे सेक्टर शादी हाल से जुड़े हुए हैं। तो हमारा मुतालबा है कि फिलफौर शादी हाल के लिए भी सोचा जाए और उन्हें खोला जाए। लेकिन राजा साहब, जैसे आपने के इलेक्ट्रिक का जिक्र किया, के इलेक्ट्रिक ना तो फेडरल के अंदर आती है, ना ही सिंध गवर्नमेंट के अंदर आती है, कि इंडिपेंडेंट इदारा है जो काम करता है। अब उसकी वजह से सिर्फ ताजिर बरादरी ही नहीं, पूरा कराची परेशान है, और 12-12 घंटे की, 15-15 घंटे की ओवरऑल लोड शेडिंग जो हो रही है, वो तो इस गर्मी में बर्दाश्त से भी बाहर है। उस पर आप लोगों ने कुछ सोचा है कि किस तरह उनके साथ बातचीत करनी है, या उनसे कोई मुतालिबा रखना है कि ये लोड शेडिंग किस बेस पर की जा रही है, कुछ ठीक करें इसको? देखें, लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, ओवर बिलिंग भी कर रहे हैं, और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इन्होंने अपनी हड्डर्मी बंद ना की तो हमने पहले भी ऐलान करा था, फिर हम आपके चैनल के तवज्जुह से फिर ऐलान करते चलें कि रवा माह से इनके बिलों की अदायगी बंद कर दी जाएगी। हर कीमत पे हम इनके बिल नहीं जमा कराएंगे, ये हमने अपने ताजिरों को मैसेज दे दिए, और घरेलू सार्फिन से भी मैं मुतालबा करता हूँ और उनको ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी इनकी बिल अदा ना करें। और दूसरी बात, अगर ये फिर भी बाज ना आए, हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, हर किस्म का एहतजाज करेंगे। राजा साहब, लेकिन ये हल तो नहीं है कि आप बिल अदा ना करें, ऑब्वियसली ये तो देखिए हल ये है इसका, हुकूमत जो है वो दूसरी कंपनियों को भी मौका दे, मौका फराम करे
कि वो बिजली पैदा करें, फिर सार्फिन सारिफ जिससे चाहे उससे बिजली खरीदे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके मुतालिबात भी सामने आ गए और आप गवर्नमेंट से जो डिमांड रख रहे हैं, आई रियली होप कि आपके गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हों भी, क्योंकि एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये ताजिर कम्युनिटी मुल्की मईशत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और अगर वही ज़बोहाली का शिकार होगी तो हमारी मईशत कहाँ जाएगी ये हम सब देखेंगे। थैंक यू सो मच फराशा साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू परादा साहब। और इसके अलावा जिस बात कर रहे हैं इस वक्त सिंध की सिचुएशन की, तो सिंध में एक और मामला भी है जहाँ पर ताजिर बरादरी परेशान है, वहीं पर हुकूमत भी परेशान है। नाला है हुकूमत वफाकी हुकूमत से और ये चाह रही है कि वहाँ पर मामला अभी ठीक नहीं है, टैक्सेस का मसला है, बहुत से मसाइल हैं इस वक्त हुकूमत के साथ, सूबाई और वफाकी हुकूमत के आपस में मामला। ऐसे आपने देखा कि वज़ीर आज़म जब सूबे में गए तो वहाँ पर उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात नहीं की, तो वज़ीर आला ने भी बयान दे दिया और कहा कि अब हम वफाक के लिए टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। मतलब अब वफाक के लिए टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम फिर वफाक को भी होगी कलेक्शन में और इसके साथ मसाइल मजीद भी पॉलिटिकली भी ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और जितनी मरतबा भी गवर्नमेंट के लीडर्स या इवन वज़ीर आज़म साहब भी जब भी कौम से खिताब करते हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे सिनेरियो में सिंध को क्रिटिसाइज़ किया गया उसकी पॉलिसीज़ की वजह से, फिर वो चाहे 18th अमेंडमेंट की बात हो या कोरोना मैनेजमेंट की बात हो। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा क्या था। से कोई 3 साल पहले इन्होंने कुछ 7 अरब रुपए हमारे काट दिए थे कि जी आपने हमारे सही टैक्स वसूल नहीं किया, जो कि बिल्कुल गलत था। और उस पर कई बार मैं CCI में हर फोरम पे कह चुका हूँ, पिछली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी उसमें भी कह चुका हूँ, यहाँ पे भी जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है हर मीटिंग में कहा है, लेकिन उसका कोई तदारुक नहीं हुआ। तो फरवरी के अंदर हमने उनको नोटिस दे दिया था कि भाई हम ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकेंगे अगर आप हमारे जो अरियर्स हैं, जो आपने हमारी एडसोर्स काट लिए, वापस कर दें। जब कोई जवाब नहीं आया तो इंस्टेंट के बगैर बताए उन्हें कर दिया जाए। आज एक उनको ख़त भी लिख दिया गया है, पिछली कैबिनेट मीटिंग में इसका फिर जिक्र हुआ था और बात ये कही गई थी कि हमें कोई जवाब नहीं आया। तो इससे और चीज़ का ताल्लुक़ नहीं, अगर ये कुछ और माजरा या कुछ ना भी होती ना तो ये स्टेप हम लेते। तो मामला है क्या ये आपने देखा है इस वक्त? अब देखते हैं कि पहले तो ऐसे लग रहा था सिमल कि शायद टैक्स देना नहीं पड़ेगा सिंधी हुकूमत, मुझे लगा शायद आवाम से ही टैक्स नहीं लेगी हुकूमत, लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत मिडलमैन बन जाएगी, मिडलमैन बन के अपने पास ही रखेगी और फेडरल को नहीं देगी और नहीं देगी और दरमियान में रख लेगी। खैर ये मामला है क्या और क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का? मुकेश कुमार चावला साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं उनसे हम बात करते हैं। मुकेश चावला साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताएगा कि मुराद अली शाह साहब ने जो कहा है कि टैक्स हम विफाक के लिए अब जमा नहीं करेंगे, इससे क्या मामला बिगड़ सकते हैं या क्या होगा, इससे असर क्या होगा, कोई फ़ायदा है इसमें आपको या सिर्फ ये पॉलिटिकल जो है एक माइलेज लेने के लिए ये फैसला किया जा रहा है? देखिए जी, बिल्कुल ये कल ऑनरेबल CM साहब ने असेंबली के फ्लोर पर ये बात की कि जो विथ होल्डिंग टैक्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन रिकवर करती है ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट से काफ़ी अरसे से, ऑन द बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से, इसके लिए कल हुक्म हुआ है कि ये अभी हम कलेक्ट नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि आई थिंक फरवरी में जो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ कि ये फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स जो है अब ये एक्साइज डिपार्टमेंट या सिंध गवर्नमेंट इसको रिकवर नहीं करेगी। ये टैक्स जो है लागू हो रहा था बेसिकली जब कोई नई गाड़ी आ रही थी रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसकी वैल्यू के ऊपर जो विथ होल्डिंग टैक्स है ये हम कलेक्ट करते थे। इसमें सालाना फेडरल गवर्नमेंट के लिए हम 2.5 से 3 अरब पे रिकवरी कर रहे थे और इसकी वजूहत जो हमने मतलब कैबिनेट में एक्साइज डिपार्टमेंट ने पेश की कि जब हम एक टैक्स फेडरल गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, मगर जब हम टैक्स कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी पर जब दिल कर रहा है हमारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर जा रही है। कभी बोल रही है कि हमने अखबार की कटिंग में पढ़ा कि इतनी गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं मगर आपका फिगर दिखा रहा है इतना। एक छोटी सी अखबार की कटिंग पर अरबों रुपए सिंध के जो हमारे अकाउंट से डिडक्ट करके अपने पास रख रहे हैं। और उसके बाद जब हम इस चीज़ का बात करते हैं कि भाई ये सिंध गवर्नमेंट के पैसे हैं, आप आएँ हमारे साथ कंसाइल करें, बैठें, अगर विथ होल्डिंग टैक्स की मद में आपके ज़्यादा पैसे निकलते हैं, जो रिकवरी हमने की है उससे ज़्यादा निकलते हैं तो बिल्कुल आप रिकंसाइल करें, ले जाए। मगर 12 चलता रहा किस्सा, फिर एक बार 6 अरब डिडक्ट किए गए, एक बार 5 अरब डिडक्ट किए गए, फिर 7 अरब डिडक्ट किए गए पहले वाले पैसे तो। मगर जब ये 7 अरब की बात आई तो ऑनरेबल CM साहब ने 2 बार CCI मीटिंग में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये रिक्वेस्ट की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया, FBR की ड्यूटी लगाई और FBR के चेयरमैन को बोला कि आप सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठे और इस मसले का हल करें। 12 10 मीटिंगें 15 मीटिंगें हुई,
मेरे डिपार्टमेंट के लोग, सेक्रेटरी, डीजी सब गए, एफबीआर से मिले। मैंने खुद लास्ट शब्बर जैदी से खुद बात की थी जब वो चेयरमैन एफबीआर थे। उनका मैसेज ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास अभी तक। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई आस्क माय पीपल कि आपसे राब्ते में आ जाए। वो दिन है, आज का दिन है। न फेडरल गवर्नमेंट हमारे पैसे लौटाने को तैयार है, न फेडरल गवर्नमेंट मानने को तैयार है। तो बहरहाल जब एक सिंध का पैसा है उस पर ऐसे अगर ये लोग करेंगे तो फिर सिंध गवर्नमेंट भी मजबूर है अकॉर्डिंग टू लॉ, जब तक सूबे रजामंद ना हो किसी का टैक्स कलेक्ट करने के लिए फेडरल इदारे के, तो ज़रूरी नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट करे इसको कलेक्ट। अच्छा चावला साहब, ये भी कहिएगा कि कब तक आप लोग ये डिसीजन रखते हैं कि जमा नहीं कराएंगे वफाक को टैक्स, और उसके साथ साथ वफाक को इसमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि बहरहाल डिडक्शन अगर पहले होती रही है और अभी भी अगर आपके अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए तो वो वफाक तो डिडक्ट कर लेगा, जैसे आप बता रहे हैं कि पहले भी करता था। तो ये प्लान कब तक है कि इसको कंटिन्यू रखना है कि टैक्स पे नहीं करना? देखिए जी, हमने तो आज वफाक को लेटर भी लिख दिया है कि 1 जुलाई से हम ये आपकी रिकवरी रोकेंगे, आप अपना इंतज़ाम खुद करें। 12 अब वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है, कैसे अपना बंदोबस्त करती है, क्या करती है, उसमें हमारा लेना देना नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट का टैक्स है वो हम अपने तरीके से कलेक्ट करेंगे। सालाना 2.5-3 अरब पे हम फेडरल गवर्नमेंट का कलेक्ट कर रहे थे, अब वो ये उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से कलेक्ट। ठीक मुकेश साहब, इसका मतलब है कि आपने अब बाकायदा तौर पर जो है वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है, और अगर प्रॉपर आगाह नहीं किया तो फिर कब किया जाना है? अगर कर दिया तो फिर वफाक से कोई रद्दमल आया अब तक? देखिए जी, बिल्कुल ऑनरेबल सीएम साहब ने हफीज शेख साहब को लेटर भी लिख दिया है। उस लेटर में उनको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी लेटर चला गया है कमिश्नर एफबीआर कराची में कि कमिंग फ्रॉम 1 जुलाई सिंध गवर्नमेंट आपसे आपके लिए ये विथ होल्डिंग टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। तो हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो अपना क्या बंदोबस्त करती है, कैसे रिकवर करती है सब कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चावला साहब ने जो कहा है, आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट होगा कि सिर्फ वही बात? मुझे आई डोंट टेक इट सीरियस। मुझे लगता है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक ही है, पाकिस्तान एक ही है। प्रोविंसेस को आप जितना मर्जी अपने ओन पे लेने की कोशिश करें, जब ओवरऑल एक पाकिस्तान की पिक्चर आती है तो फिर ये डिसीजन जो है वो चलते नहीं है। मामला मैनेजमेंट का है कि आपके पैसे हमारे पास हैं, कुछ आपके पैसे हमारे पास हैं, हमारे आपके पास हैं, तो वो मैनेजमेंट करनी है। इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं, सॉर्ट आउट कर लेंगे। वो सिर्फ सिंध दिखाना चाह रही है कि आप अगर हमसे मुलाकातें नहीं करेंगे तो फिर हम भी ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड, छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपको मालूम है कि आज प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और हुकूमत पाकिस्तान भी इस हवाले से कोशिश कर रही है कि इस तरह से किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली सीमल, जहाँ पर इतने साल लगे हों किसी चीज़ को यूज टू करने के लिए आवाम में, फिर उधर से निकालना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान में कुछ भी करना आसान नहीं है। सिस्टम तब्दीली हो, एटीट्यूड तब्दीली हो, कल्चर तब्दीली हो। वन ऑफ द थिंग्स विच इंस्पायर मी द मोस्ट जब मैं बाहर जाती हूँ कि वहाँ पर प्लास्टिक फ्री सोसाइटी है। आपको पेपर बैग्स में चीज़ें, ग्रॉसरीज मिल रही होती हैं, आपको दूध शीशे की बॉटल्स में मिल रहा होता है। सो हम उस तरह से अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? कब, कितना टाइम लगेगा हमें? एनवायरनमेंट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते भी हैं, अब्दुल कादिर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस शायद हम पाकिस्तानी उस तरह से समझ नहीं पाते। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाने के लिए, लेकिन एक अरसा गुजर रहा है अब भी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कैसे हम प्लास्टिक फ्री दुनिया में रह सकते हैं? अच्छा, इसमें बुनियादी जो बात है वो ये है कि हम लोग जो हैं, अवाम, हमें अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी। और जब भी हम किसी शॉपिंग मॉल पे जाएं, हम कोई भी हमें प्लास्टिक बैग में कोई चीज़ देने की कोशिश करे तो हम रिफ्यूज़ करें। और इसके अलावा जो है, हम अपने घरों में अपने बच्चों को और सबको ये एजुकेट करें कि हमें प्लास्टिक बैग कम से कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। और इसमें सबसे बुनियादी जो आंसर है वो अवेयरनेस है। जिस तरह ये भी एक प्रोग्राम अवेयरनेस की ही एक कड़ी है, और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को एजुकेट करना है कि हमें अपनी लाइफ को सिंपल करना है। जब हमारी लाइफ सिंपल होगी
गुड्स कम से कम कंज्यूम होंगी तो उसकी वजह से प्लास्टिक बैग्स भी कम कंज्यूम। गाइस साहब आपने बात तो बड़ी ठीक की कि आवाम जो है वो शऊर इसको हो जाए और वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक बैग्स को से नो टू प्लास्टिक बैग कह दे। लेकिन सिर्फ मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। नंबर वन, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो फिर एक तो जो दूसरा बैग है जो बेहतर है वो बैग जो है वो एक तो पैसों से मिलता है, ठीक है। बहुत सी हमारी आवाम वो कहती नहीं हमने नहीं पैसों में बैग खरीदना। नंबर टू ये है कि जो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा अब इसमें आ चुकी है जो कि प्लास्टिक बैग बनाती है, हज़ारों की तादाद में इसमें एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए कोई गवर्नमेंट आपके साथ कोई मशावरत करी कि ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके जाए? क्योंकि ये इतना आसान नहीं, आज कह दिया ख़त्म तो कल ख़त्म हो जाए, पॉसिबल तो अच्छा, कोई भी तब्दीली के लिए यकदम तब्दीली नहीं ला सकते। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और उसमें इंडस्ट्री को भी एक टाइम दिया जाए कि वो इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें और इसके अलावा अपने आप को ऐसे बिज़नेस की तरफ शिफ्ट करें जिसमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो। ये प्लास्टिक की बहुत सारी इंपोर्ट जो है इसके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ होनी चाहिए और लेकिन आप देखिए ना, एक बड़ी इंडस्ट्री तो उससे मुतासर होगी, लाखों लोगों का रोज़गार भी उससे मुतासर होगा। लेकिन हम इसको मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स पर जा सकते हैं, हम रिसाइकलिंग की तरफ जा सकते हैं, रिसाइकलिंग जैसे बहुत सी कंट्रीज कर भी रही हैं। तो वो टेक्नोलॉजीज क्या पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती हैं? रिसाइकलिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और डेवलप्ड वर्ल्ड में रिसाइकलिंग सिंगापुर की मिसालें दी जाती हैं, 70% से ज़्यादा रिसाइकलिंग प्लास्टिक की होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट लेवल पे एफिशिएंट प्लास्टिक कलेक्शन का सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर प्लास्टिक वेस्ट हमारी ड्रेन्स में, रिवर्स में और रिवर से आगे जो है वो समंदर का हिस्सा बनता है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल कादिर साहब, जैसे कि आपको आपका ये एक फील्ड है, आप लोगों को अवेयर करते हैं, मतलब ये बात जब मैं पढ़ रहा था तो ये लिखा हुआ है कि 100 से 500 साल लगते हैं एक प्लास्टिक बैग जैसी चीज़ को ख़त्म होने में जी। और अगर आप 500 साल एक चीज़ को यूज़ कर, मतलब उसको आप उसके गेट रिड ऑफ नहीं हो रहे हैं और वो सिर्फ 25 से 30 मिनट के लिए यूज़ हो रही है, ऑब्वियसली ये बड़ा परेशान कुन बात है जी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कैसे हमने अवेयर करना है? ये सिर्फ अब एक गवर्नमेंट का काम भी नहीं है, आपका भी काम है, हमारा भी काम है। तो याद नहीं है जब ये डिसीजन आया था कि प्लास्टिक बैग बंद हो गए, लोगों ने तो मुसीबत समझ लिया। मतलब यहाँ पर तो हम एक चीज़ लेने जाते हैं, हम कहते हैं एक शॉपर और डाल दो इसके अंदर, ये मजबूत हो जाएगा। हम तो इतना आसानी उसमें ढूंढते हैं कि क्या मुसीबत है, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, अब घर से लेकर जाने पड़ेंगे। ये एटीट्यूड 30 या 40 साल पहले जाएं तो हमारे पास खजूर के पत्तों की बनी हुई टोकरियां होती थी, ठीक है, जिसमें घर से दस्तरखान वो लेकर जाते थे और जिसमें रोटियां लेकर आनी है, उसमें हम सब्जी और ग्रोसरी की सारी चीज़ें लेके आते थे। हमें वो एक नेचर फ्रेंडली जो टेक्निक्स हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके अलावा कोई हल। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, जिस तरह से हम अब कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये बताने की, आप भी कुछ 2 से 3 ऐसी बातें खास बताएं जिससे हमें लोगों को अवेयर हो कि ये कितना नुकसानदेह सेहत के लिए, क्योंकि जब नदी नालों में पानी आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा मसला ये प्लास्टिक बैग्स को ख़त्म करने के लिए होता है, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। सबसे पहले तो मैं ह्यूमन हेल्थ के हवाले से कहूँगा, ये जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर और इसमें डायबिटीज़ है और मुख्तलिफ इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लास्टिक का यूज़ जो है इन्वॉल्व है। इसके अलावा और बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस प्लास्टिक की वजह से होती है। दूसरा सबसे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट है, अगर ये प्लास्टिक डिग्रेड हो भी जाए तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है इसके जो आगे मेटाबोलाइट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ और कुदरती हयात के नुकसान दे। बिल्कुल सही। एक तो ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़तरा, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके इर्द गिर्द के जो भी जानवर हैं, आबी हयात हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। ख़ास तौर पर जब हम खाने पीने की चीज़ें इस प्लास्टिक में लेकर जाते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने ख़तरनाक जर्म्स जो हैं वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू से नो टू प्लास्टिक बैग्स। थैंक यू जी अब्दुल कादिर साहब। उम्मीद करते हैं हम हमारी जो आवाम है देखने वाली है इस बात को समझे कि ये किस कदर नुकसानदेह है, इसको अवॉइड करें, जिस तरह मैक्सिमम हो सकता है आप इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी और दीगर जो हयात हैं हमारी दुनिया में इस वक्त रहे। वेलकम
बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो ये बात हम दोनों तब कर रहे थे कि सिर्फ बात से नहीं बात बनती, आपको अमलन कुछ करना पड़ता है और अमलन कुछ और तरफ हो गया है। मुझे ऐसे लगा कि ये बार बार की जो मुलाकातें इसका कोई मतलब है। हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून और 7 पीपल्स पार्टी का एक रुकन, 6 नून के थे और 1 पीपल्स पार्टी के रुकन थे जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और ये मुलाकात रजामंदी से नहीं हुई है नून लीग की क़यादत की, जिसकी वजह से अब ये इशू मज़ीद बिगड़ रहा है। बिल्कुल सही। पंजाब में नंबर गेम बेहतर करने का जो एक ट्रेंड है वो मुझे लग रहा है कि अब टॉप पर जा रहा है और काफ़ी नाराज़ है नून लीग की क़यादत भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी। कहीं लग रहा था कि शायद ऑपोजिशन का पलड़ा भारी हो रहा है, लेकिन यहाँ तो गेम शायद गवर्नमेंट के खाते में जा रही है। बिल्कुल तीसरी मुलाकात है मुसलसल इन सीरीज़, तो इस पर हम बात करेंगे। PMLN से MP हैं करंटली और एक्स मिनिस्टर पंजाब हैं खलील ताहिर सिंधु साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिंधु साहब। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र। सिंधु साहब, ये क्या नंबर गेम चल रही है? अब नून लीग की क़यादत काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है और आप तो बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि 6 लोग मुस्लिम लीग नून के उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। अच्छा, इस तरफ मैं आऊँगी। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिंधु साहब, मुसर्रत साहिबा साथ ही रहिएगा। जी सिंधु साहब। देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी बहन को आप हमेशा ले आते हैं मेरे साथ, जो जहाँ पे बड़ी मुश्किल होता है बात करनी ना, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब। नहीं, मौक़िफ़ की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ उनसे हमारे लिए बड़ा करीबी सा है तल्लुक़, रिश्ता बहनों वाला, बहन भाई वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी जो आपने की बात 5 लोगों की, पिछली दफ़ा 6 थे और ये वही लोग हैं 6 जो पहले भी गए थे, अब भी गए हैं, साल पहले वज़ीर आज़म से भी मिले थे, अब भी मिले हैं, और 5 लोग अब मिले। अब चौधरी अरशद इसमें नहीं थे, तो अभी देखेंगे आप बाद में। हमें ये इन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं जाएंगे, अब भी बार बार रब्ता कर रहे हैं, लेकिन जो मशकूक जो है मतलब हो जाते हैं, इनकी तरफ से मशकूक है, हमारी तरफ से मशकूक है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिल्कुल किसी किस्म का। आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में कि जो हमारी जो अपना सीट्स या टिकटें, अब तो हम चाहते नहीं है कि अभी तक, अभी इनको चाहिए कि ये लगे रहें, जो कुछ करना कर लें, लेकिन बट हमारे जो नंबर्स हैं वो इंचेक करते हैं, वो जितने भी हैं कोई वही 5 लोग हैं जो पहले गए थे, वही 5 लोग हैं जो अब दोबारा गए हैं। और उसी दिन जिस दिन राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इनके लिए, जब उनको रास्ते में उन पर पता नहीं वो खामोश हीरोइन डाल दी गई, तो उसी दिन ये अब भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी किस्म का हमारी परेशानी नहीं है। आपको मसला नहीं टेक द लीगल कोर्स। सिंधु साहब, आपको बिल्कुल मसला नहीं लग रहा तो फिर पूछ लेते हैं मुसर्रत साहिबा से कि आप नहीं, मसला इसलिए नहीं कि आप है क्या मामला। मुसर्रत साहिबा, जैसे सिंधु साहब ने कहा कि 5 लोग हैं, हमें ये मालूम था, ये पहले से ही हैं और यही आते हैं बार बार, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टैक्टिक्स होते हैं, अगर हुकूमत के पास भी कुछ ऐसे, वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो कि हमारे साथ रब्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अबूज़र, और मेरा बहुत ज़्यादा सलाम मेरे बड़े काबिल एहतराम, वाकई मेरे सगे भाइयों से भी बढ़ के हैं मेरे लिए खलील भाई। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखें हमने तो कभी ये क्लेम नहीं किया कि लेकिन जब ये लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं, बल्कि इन्होंने, आप ख्वाजा साहब की नेशनल असेंबली के अंदर स्पीच उठा के देख लें, उनके टॉक शोज देख लें, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो गवर्नमेंट साइड से कभी 1.5 दर्जन कहते हैं, इधर से पंजाब वाले 22 लोग कहते हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट विद अस। तो उसका जवाब हमने इनको ये दिया, देखिए मैंने पहले कल भी एक प्रोग्राम में अर्ज की थी कि ये वो लोग हैं जो इनकी पार्टी से हैं, उनका इनको पता है कि वो हमारे साथ राब्ते में है, तो ये शायद समझ रहे हैं कि वो अब हमारे साथ आ चुके हैं, तो इसलिए ये उनसे भी राब्ते में रहते हैं। एक और मैं यहाँ पे एक पॉलिटिकल इशू उठाऊंगी कि देखें, जो वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो पूरे पंजाब की आवाम के वजीर आला हैं, उनके पास पूरे 11 करोड़ के हैं, वो उतने 1-2 करोड़ के नहीं है जो हमारा वोट बैंक है पंजाब में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एज ए पोलिटिकल नुमाइंदा की हैसियत से ये जितने भी पब्लिक के नुमाइंदे हैं, ये उनका राइट है, उन्होंने कहीं जाके ये अनाउंस नहीं किया कि वो ज्वाइन कर रहे हैं या PMLN छोड़ देंगे, लेकिन अपने अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर वो मिलेंगे, और जो भी मिलेंगे, खलील भाई मिले, ख्वाजा आसिफ साहब अगर अवाम के इश्यूज के लिए हमसे मिलेंगे, तो हमारे दरवाजे तमाम पब्लिक के बिल्कुल सही। सिंधु साहब, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो ये कह रही हैं कि कहीं ये ऐलान नहीं हुआ कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं या हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अगर मुलाकातें हो भी गई थी तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि बहरहाल उस्मान बुज़दार साहब PTI के वज़ीर आला तो नहीं है, पंजाब के वज़ीर आला हैं और आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुलाकात कोई मुज़ायका होना नहीं चाहिए थी, फिर क्यों पार्टी क़यादत नाराज हो गई? शहबाज शरीफ साहब भी नाराज हो गए। देखिए जी नहीं, कोई शहबाज शरीफ साहब नाराज नहीं है, मिस एक लीगल एथिक्स होती हैं। आप जिस पार्टी से इलेक्शन जीते हैं
आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो जो जिसको लोटा शायद जिसको कहते हैं टर्न कोट अंग्रेजी में, तो इसका कोई मसला नहीं होता। आप देखिए कि जब ये अपने हल्कों में जाएगी इनके साथ क्या होता है, वहाँ पे जुलूस निकालेंगे लोग इनके लिए। अब लेकिन मैं इस बात पे जाना नहीं चाहता, दिस इज़ वेरी डर्टी गेम। इनके रोजाना फाचिमा अपना क्या है उनका फायदा मेरा ख्याल नाम उनका, फायद साहब जो जेलम से है मिनिस्टर, वो शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर, क्या कह रहे हैं उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बाहर बताई कि सारे नाराज हैं जी। फायद मैं फायद निकल आया। तो ये देखिए रोजाना इनके आपस में झगड़े इतने, जिसको साहब ने खुद कह रहे हैं हमारी पार्टी को तबाह कर दिया, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये अपना काम करें ताकि लोग मजीद इनको अनवेल होता हुआ देख लें। लेकिन बाकी वो 5 लोगों का बिल्कुल मेरी बात, जो बात हम कर रहे थे वो ये है कि देखें, जो सिमल ने भी आपसे पूछा कि अगर वो मुलाकात कर रहे हैं तो इसमें क्या इशू है। वो अपने हल्के के बारे में बात कर रहे हैं, वज़ीर आला से फंड्स लेने हैं, कई मामलात हैं। अगर वो आप तो अपोजिशन में हैं, फंड्स का मसला ऑब्वियसली आपको भी होता होगा, लेकिन सिर्फ पार्टी से तो नहीं, अवाम भी तो होती है जिसके पास उन्हें वापस लौट के जाना है। उनके ही मसलों के लिए अगर वो जाते हैं मिलने पीटीआई की क़यादत को और अपने मसले हल करवाते हैं, तो इसमें आपको क्या इशू होता है? क्योंकि शो कॉज भी जारी किया था पिछली जब मुलाकात, कोई मसला हल नहीं हो रहा है, ना किसी को फंड मिल रहे हैं। इन्होंने 27 लोगों से हमारे से रब्ता किया। मैं अब आपको अंदर की बात बताता हूँ, सिर्फ इनको वही 5 लोग मिले जो पहले गए थे, और कोई बंदा हमारा पार्टी इंटैक्ट है, बिल्कुल किसी किसी की कोई परवाह नहीं है। आप मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप कहने बिलीव कि हमारे पास कितने लोग इनके आते हैं, लाइलपुर से भी, इधर से भी, और बहुत सारे मुझे मिले, राणा सल्लल्लाहु साहब को मिले। वो लोग नाम लेकर खुलकर बता रहे हैं कि किन्होंने मुलाकात की। मेरा देखिए, मेरा सिमल, मेरा ज़र्फ थोड़ा सा फैब्रिक फर्क है, तो मैं मतलब किसी का पर्दा उठाना, जब आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा सारे। ये तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि ये मतलब अपने जितने भी ये टाइम जब आ जाएंगे तो फिर हम उस पर बात कर लेंगे। मुसर्रत साहिबा, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। आपने कहा एज अ गुडविल जेस्चर, अगर वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पीटीआई नहीं, वज़ीर आला पंजाब से अगर कोई भी ऑपोजिशन के अरकान मिलते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन के अरकान की एक बड़ी तादाद है पंजाब असम्बली में, आप बेहतर समझती हैं, लेकिन उनको फंड्स नहीं मिल रहे, ना किसी हुकूमत में मिले। मैं किसी और हुकूमत की बात नहीं करती, आपकी हुकूमत पीटीआई की, उसी का जिक्र कर लेते हैं। आप लोगों ने बहुत शोर मचाया था लास्ट टेन्योर में जब आप ऑपोजिशन में थे कि गवर्नमेंट हमें फंड्स नहीं दे रही। अब तो ऑपोजिशन की एक बड़ी तादाद है, क्या एज अ गुडविल जेस्चर गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रहा कि वो भी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट होकर असेंबली में आए हैं, उनको भी फंड्स मिलने चाहिए? इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टांस है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने नुक्ता उठाया, और मैं अभी इंशाल्लाह ताला आई ट्राई टू कन्विंस यू कि हमारा जो ये जो कंस्टिट्यूएंसी में उसका तरीका कार क्या है। इसमें जो अभी मेरे भाई हैं बड़े काबिल एहतराम है, मेरा ख्याल है कि उनके लिए इतने तज़हीक अमेज और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने की बजाय इनकी पार्टी की लीडरशिप को हौसला और हिम्मत दिखानी चाहिए। और अगर इनको लगता है कि वो खुदा ना खास्ता लोटे हो चुके हैं तो इनको पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए। सबसे पहला जो लीगल या पॉलिटिकल स्टेप ये है ना कि अल्फाजी से काम लिया जाए, और वो लोग जो हमारे साथ रास्ते में है, हम भी ये बड़ा हम देखें, हम लोग डर्टी प्ले इसलिए नहीं कर रहे कि जो हमारे पास आके बैठेंगे वज़ीर आला से जो भी डेली बेसिस पे जो शेड्यूल, डर्टी प्ले करने के लिए कोई नहीं कह रहा, आप फेयर प्ले कर लेना। जितने तरक्याती फंड्स मेंबर्स को मिल रहे हैं, पीटीआई के मेंबर जो असेंबली के हैं, उतने ही फंड्स आप ऑपोजिशन को भी दे दें। असल में तो फायदा आवाम का होगा ना, क्योंकि रिप्रेजेंट तो वो भी आवाम को कर रहे हैं। सीमल, मुझे कन्वे करने दो, लेट मी ट्राई टू टेल जी। देखिए, सबसे पहले जो मैं नुक्ता उठा रही, मैं फंड्स का तो आपको अभी प्रूव करूंगी कि हम हर हल्के में फंड्स दे रहे हैं। अभी आपसे जब मैं बात करूंगी अपने मेंबर्स को या इलेक्टेड मेंबर्स को, नहीं जी, हमने बेसिकली मैं जो पिछली बात है वो कर लूं कि इनके और भी नुमाइंदे हैं जिनके जो हमारे साथ राब्ते में है, लेकिन जो अपने आप को फिलहाल खुद डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो हम उनका नहीं नाम लेते, नाम इशारे किनारों में बात करते हैं। लेकिन हमने इनको मशवरा दिया था, हमजा साहब ने जब कहा था कि अपने खिड़की दरवाजे बंद करें, हम आपके पंछी उड़ जाएंगे, तो फिर उसके बाद ये इनके पंछी हमारे पास आ गए थे। उन्होंने इनकी इस बात को माइंड किया था हमजा साहब की, एंड देन दे सेड। और दूसरी बात मैं ये बताऊं, जो लोग अवाम के लिए आके मिल रहे हैं वज़ीर आला साहब से, उनको अवाम अगली दफा। मुसर्रत साहिबा, इसके बाद नेक्स्ट जो इशू है वो भी बता दें, क्योंकि हमने फिर और भी इशू एक दो हैं जिस पर डिस्कस करना है कि अपोजिशन के भी मेंबरान को मिल रहे हैं फंड्स जो हैं ड्यू फंड मिलने चाहिए। फंड्स का हमने यार इनको नहीं मिल रही है भाई, कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में फंड्स को रिंग फेंस करना है,
जैसे हमने 35% जनूबी पंजाब को दिया था, और हर जिले में जब फंड लगेंगे और कंस्टिट्यूएंसीज में लगने हैं, किसी मुशर्रफ किसी ताहिर साहब को नहीं मिलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज में लगने हैं। मुशर्रफ साहब आप मुसलसल ये बात रिपीट कर रही हैं, लेकिन आप इस तरफ नहीं आए कि इलेक्टेड मेंबर्स को कब लगेंगे? अब तो 1 साल और अगले साल तो इलेक्शन शुरू हो जाना, कब लगेंगे? आप ऑपोजिशन में है, इलेक्टेड मेंबर है, आप बताइएगा क्या गवर्नमेंट का कोई इरादा रखता है, गवर्नमेंट कोई इरादा रखती है आपको डेवलपमेंट फंड्स दें या इस तरह कोई जस्टिस शो? नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। सिंधु साहब ये तो गलत बात है। नहीं, हमें कुछ नहीं, आवाम के हल्के नहीं, हम ऐसे बेज़मीरी से हम फंड नहीं लेना चाहते किसी सूरत। नहीं सिंधु साहब देखिए, और दूसरे नंबर पे इनको खुद नहीं मिल रहे तो नहीं है सिंधु साहब, ये आप भी बेहतर भाई मुझे पता है, मैं 2 दफा मिनिस्टर रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मुझे सारा पता है, सारे प्रोसीजर का पता है। मिस सिविल इनको तो खुद नहीं मिल रहे कुछ, मेरी बहन है, इनको पूछे क्या मिला, इनको कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब ये है कि पैसे मिल नहीं रहे। मुशर्रफ साहिबा, ये जो पैसों का मामला है, फंड्स की जो डिवीजन होनी है, ये तो चले एक पहले वैसे तो पीटीए की हुकूमत कहती थी कि फंड तो मेंबरान को मिलने चाहिए, इसके लिए तो बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, वो भी काफ़ी टाइम हो गया, जनवरी का टाइम है, अब पता नहीं वो भी होते हैं कि नहीं होते। तो इसकी वजह से सारे अवाम जो है वो भी बड़ी मुतासर हुई है। अगर आपको भी फंड प्रॉपर तरीके से 2 सालों में नहीं मिले, आगे भी मिलने के चांस नहीं है, तो फिर अवाम जो परेशान है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा अबू सर, एक तो मैं बात बताऊं कि इंतखाबी जो लोकल बॉडीज के जो इंतखाबात हैं उनकी तैयारी हमारी मुकम्मल है जी, लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली ये जो पैंडेमिक के आने की वजह से थोड़ा सा डिले जरूर आया है। उससे हमारी ये सिचुएशन थोड़ी सी भी बेहतर होती है, ये जो कोरोना की, तो हम हर सूरत हमने जो बल्दियाती इलेक्शन है वो कराने हैं। चले हर सूरत बल्दियाती इलेक्शन कराने हैं। सिंधु साहब, वाइंड अप कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन कराएगी? कुछ भी नहीं कराएंगे। कोरोना तो भी 3 माह पहले आया सिमल, मार्च में 26 को पहला पेशेंट आया था। उससे पहले 2 साल में को किधर के घर, अगर रेशो लगाए तो 20 लाख के 1 साल, 20 लाख के 1 साल, वो 50 करोड़ नौकरियां, वो फलामा, ये कर दो। बल्दियाती इलेक्शन कराएगी या नहीं सिंधु साहब, ये बताइएगा। कुछ भी नहीं, इनको पता है कि सारी मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। हम भी आई हैं, देख लेंगे हम कि इनको पता है मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, इनको पता है। मुशर्रफ साहिबा और खलील ताहिर सिंधु साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये एक अच्छी डिस्कशन होती है जिसमें आप सामने वाले को इज्जत देते हुए अपना कमेंट पास करते हैं। एंड आई फील सो मैच्योर जब ऐसे मैच्योर पॉलिटिशियन मेरे प्रोग्राम में आते हैं और चीज़ों को बेहतर तौर पर समझते भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, लेकिन इलेक्शन तो अभी जो सारा कानून पास हुआ वो भी जनवरी में हुआ, उसके बाद कोरोना की क्राइसिस आ गया। अब देखते हैं, ये होना चाहिए बल्दियाती इंतखाबात के बाद ही जो तमाम ये तो फंड होते हैं ये मिलने चाहिए। और ये आवाम को ये कहना कि हमें चाहिए नहीं, ये भी गलत है, लेकिन अगर फंड ना दें जब तक इलेक्शन नहीं होते वो भी गलत है। फंड देने चाहिए ताकि आवाम तक उसका फायदा पहुंचे। अच्छा, उम्मीद की किरण के लिए ना अक्सर हम म्यूजिक का सहारा लेते हैं। और अबू सर, बचपन में आपने एक गाना तो सुना ही होगा जो मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था, वाइटल साइंस का एतबार भी आ ही जाएगा, जमशेद मरहूम का। बिल्कुल, उनके बैंड ने ये गाना इतना ज़बरदस्त, और जैसे उम्मीद सी आपको मिल जाती है इस गाने में, उसको दोबारा गाया है भाई ने। और भाई हम सब जानते हैं कि कौन है, अली जफर साहब जी। तरीन गाना जो है डेडिकेट मरहूम जमशेद और वाइटल साइंस को, और मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त जो है गाना, और आवाज़ तो वैसे ही अली जफर की बड़ी अच्छी है, और जब वो डेडिकेट कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। एंड आई थिंक द कोर मैसेज इज लेट्स लर्न टू ट्रस्ट ईच अदर, लेट्स लर्न टू हैव अ होप इन लाइफ। और पेंडेमिक हो, पॉलिटिकल गर्मी हो, वैसे गर्मी हो, उम्मीद का दामन आपने नहीं छोड़ना, हालात बेहतर हो ही जाते हैं। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पीटीए ने क्या जुल्म ढाया कि पबजी बैन कर दी, और उसके बाद कल यंगस्टर्स जो ट्विटर पर एक्टिव हुए और पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बन गया अनबैन पबजी। अब देखें लोग हक में भी बात कर रहे हैं। जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तब मालूम हो जाएगा ज़्यादा कि किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं गवर्नमेंट ने भी, और इसके साथ साथ क्योंकि शिकायत बहुत सारी थी, और जैसे कि आपको मालूम है कि मुबैना तौर पर बहुत सी खुदकुशियों की इतलात आई गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट लेवल पर भी ये बात हुई, शिकायत की गई हैं। कराची से, लाहौर से शिकायत आई कि यंग जनरेशन जो है वो इस कदर इसमें डूब चुकी है, इस कदर इसकी आदत पड़ चुकी है कि वो इस गेम की वजह से साइकोलॉजिकल पेशेंट होने के बाद खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो इसको बैन लगाया जाए। तो ये मामला हुआ था, कराची से शुरू
शुरू हुआ इसका? वायलेंस को कहा जा रहा है कि वायलेंस सिखाती है ये गेम, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बना देती है। बहरहाल फिलहाल आपको लिए चलेंगे कराची, जहां से एक पैकेज तैयार किया गया है उस फैमिली के साथ के मुबैना तौर पर जिसके नौजवान ने ये खुदकुशी की थी। ये एक पुराना पैकेज है, लेकिन हम उस फैमिली से पहले आपकी मुलाकात कराते हैं, इस पैकेज के थ्रू आपको दोबारा दिखाते हैं। हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान मौजूद हैं, जिन्होंने मुलाकात भी की थी इस फैमिली के साथ। उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। जी कामरान, बताइएगा, पबजी के हवाले से बहुत सी बात हो रही है सोशल मीडिया पर भी कि खुदकुशियाँ इसकी वजह से हुई। कराची से मामला लियारी की फैमिली से शुरू हुआ, अब क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं लोग? जी बिल्कुल, जब ये इब्तदाई तौर पे ये हमें इस वाक़े की हमें इतला मिली तो हम उस इलाके में गए, वहाँ पे लोगों से बातचीत की। वहाँ के जो पड़ोसी है, जो ये 18 साल मुजम्मिल है, नौजवान है, जिसने पबजी गेम के मुबैना तौर पे पबजी गेम खेलने के बाद खुदकुशी का इक़दाम उठाया था। जो पड़ोसी हैं उनसे हमारी बात, जैसा कि पैकेज में आपने देखा, जिसमें जो पड़ोसी हैं उनका हमने सोर्स लिया था और जो उनके बचपन के जो करीबी जो दोस्त हैं, हमें उनसे जो डेटा हासिल हुआ था उसके मुताबिक ही हमें ये बात मालूम हुई थी। और जो मोहल्ले के जो लोग हैं और बाकी जो इलाके में जो इंटरनेट कैफ़े जो चलाते हैं, उन लोगों से हमें ये चीज़ें, हमें ये सारी मालूमात हमें मिली कि जो मुजम्मिल जो था कि वो तकरीबन 6 से 7 महीने पहले से ये पबजी गेम का आदी हुआ था। मोहल्ले में जो दोस्त और खेलना कूदना एक होता है वो ख़त्म कर दी थी और मुकम्मल ही घर तक महदूद हो गए थे। आखिरी जो 1 महीना है उसमें तो दोस्त का ये कहना है कि वो बिल्कुल ही तनहा हो गए थे और पबजी गेम ही वो खेलते रहते थे। और आखिरी जो हमें डेटा हमें जो मिला उसमें भी यही है कि सुबह 4 बजे से 4:30 बजे तक जो मुजम्मिल था पबजी गेम खेलता रहा और आखिर में अपनी बहन के पास आया और उसको कहा कि आप दूसरे रूम में जाएं और मैंने इस रूम में रहना है, जिसके बाद मुजम्मिल ने खुदकुशी का इक़दाम उठाया। कामरान, चले मुबैना तौर पर ये वाक़या पेश आ गया, लेकिन वहीं पर मैं जिक्र करना चाहूंगी उन तमाम लोगों का जो $मिलियन कमा रहे थे इस गेम के तहत। सिर्फ इस गेम का जिक्र नहीं करूंगी, आपने पबजी बैन कर दी, मेरा स्टांस हमेशा ये रहता है कि इस तरह की और बहुत सी वीडियो गेम्स हैं जो दुनिया में खेली जा रही हैं। आपको क्या लगता है बैन लगाने के बाद नौजवान रुक जाएंगे? लोग VPN लगाकर खेल रहे हैं, लोगों के पास बहुत से रास्ते हैं जिससे उसको वो जिसे कहते हैं ना कि अनरिवील कर देते हैं। बट द पॉइंट इज, हम मेंटल स्ट्रेस और टीन एज बच्चों की काउंसलिंग के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हमेशा मेरा ये सवाल रहता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि जैसा कि मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाना यकीनन, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जिससे लोग एक बरसरे रोज़गार इससे एक ज़रिया है कमाने का, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि हमारे जो मुतल्लिका जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो मुतल्लिका जो इदारे हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह का कंटेंट और गेम जो हमारे सोसाइटी में जो इस टाइम जो चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो इस तरह के बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें उन चीज़ों को देख के उसके बाद इजाज़त देनी चाहिए। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। आपने पोजीशन क्या है और जिस तरह से बात हुई है सिमल के, जिस एक दिन अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आज आपने पबजी बैन कर दी और कल से पबजी खेलने वाला कोई नहीं रहेगा, ऑब्वियसली ये बात पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी आप देखें, हमारे रेड टिकट्स भी चल रहे हैं, बाकायदा हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है PTA के अगेंस्ट के पबजी अनबैन की जाए। गेमिंग स्पॉन्सरशिप्स चल रही थी, चैंपियंस लीग्स चल रही थी पबजी में, जिसमें पाकिस्तानी नौजवान बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे थे और एक्चुअली उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया था। एक गेम को बैन करने के बाद कितने लोगों का रोजगार, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू हो या फिर ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू हो, वो मुतासर हो रहे हैं। मतलब बेरोजगारी पहले ही हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है और अगर कोई लोग इसको हेल्दी तौर पर मैनेज करें, इसको बेहतर तरीके से मैनेज करें, पेरेंट्स देखें किस तरह से इसको लेकर चलना है। और ये बैनिंग हल नहीं होता किसी चीज़ का, कल्चरली इसको ठीक करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, फिर ये मामला ठीक होते हैं। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड, कोरोना ने जहां बहुत से जिंदगी के अमूर मुतासर किए हैं, वहीं पर हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जेल और इस तरह की तमाम चीज़ें भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं। इस पर हम आज बात करेंगे कि ड्यूरिंग कोविड कोर्ट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, जेल में कैदी किस तरह से रह रहे हैं, ये पूरा सिनेरियो हमें एक्सप्लेन करेंगे सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मलिक शमीमुर रहमान, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ये बताइएगा कि जब से कोरोना क्राइसिस आया, ऑब्वियसली सबको सिक्योरिटी के मामला भी थे, इसके साथ साथ सिचुएशन ऐसी कि
अपना ख्याल भी रखना है और लोगों का ख्याल भी रखना है। अब आपका सिचुएशन ऐसी है कि ऑब्वियसली कोर्ट्स जो बंद हो गई, उस तरह से ऑपरेट नहीं हो रही हैं, फिर कैदियों को पेश करना वो भी मसला है, कैदियों को मैनेज करना। किस तरह से ओवरऑल कोर्ट्स इस वक्त चल रही हैं? डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी, कहीं पर बात बनी है या अभी तक नहीं? देखिए, अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग हमारे यहाँ क्रिमिनल केसेस में ख़ास तौर पे, अब जब आप जेल की बात करते हैं तो इट्स अबाउट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में प्रॉब्लम ये है कि तमाम प्रोसीडिंग्स होनी है इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। अगर आपका कोई सिविल केस, प्रॉपर्टी का केस है, आपका चल रहा है, तो आपका वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है। आपके वकील साहब भी होंगे, दूसरी पार्टी के वकील साहब भी होंगे, एंड यू डोंट नीड अ लॉयर टू बी प्रेजेंट देयर, ओनली अ लॉयर इज प्रेजेंट देयर। लेकिन हमारा जो क्रिमिनल काम है उसके अंदर लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई भी उसके खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड होनी है तो ही मस्ट बी देयर फिजिकली। ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जेलों के अंदर जो सूरत हाल है, आपने देखा कुछ रिपोर्ट्स आई कि उसके वहाँ पे भी कोरोना फैल गया, और अगर वहाँ कोरोना फैलेगा तो वो एक शख्स बहुत सारे लोगों को इसलिए इन्फेक्ट करेगा कि वो तो वहीं पे रहेंगे सारे, वो कहीं और जा भी नहीं सकते। और जेलों के अंदर जो हालात हैं, कभी आप जाएँ, मैं तो बहुत अरसा जाता रहा, 8-10 साल हम जाते रहे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई SOPs ऑब्जर्व हो भी नहीं सकती, और ना ही अवेयरनेस है, ना ऑलरेडी वो इंतजामिया ये करना चाहती है, और जगह कम है। ये तो बड़ी पुराना मसला है, लाहौर की, कराची की, कहीं भी जेल, हर जेल जो है वो एकदम से रिपोर्ट होना भी जेलों से शुरू हुए, हर जेल जो है वो ओवर क्राउडेड है। और जो प्रिजनर्स हैं उनके भी राइट्स हैं, ये आप समझते हैं कि जो प्रिजनर्स के राइट्स हैं वो मेरे और आप वाले ही राइट्स हैं, सिवाय इसके कि वो एक खास प्रेमिसेस में वहाँ पे हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। उसके अलावा उनके वो तमाम राइट्स हैं जो मेरे और आपके हैं, उनके मेडिकल साहब आप भी समझते हैं कि वो राइट्स उनको मिलते नहीं, जो सिचुएशंस और जो फैसिलिटीज वहाँ पर हैं, इसीलिए चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी नहीं मिल रहे थे, वो डिप्राइव्ड है। अब जो कोरोना सिचुएशन आ गई है उसके अंदर लॉ की रिक्वायरमेंट ये भी है कि उनको विदिन 14 डेज आपने कोर्ट में पेश करना है, क्योंकि टेक्निकली वो जेल में नहीं होते, वो बुनियादी तौर पे अदालत की तहवील में होते हैं। अदालत ने एक सिस्टम के तहत उनको एक जेल में रखा हुआ है, असल में वो अदालत की तहवील में है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि उसके ऊपर वहाँ तशद्दुद हो रहा है, अब जो जेल सुपरडेंट है वो उस प्रेमिसेस का बादशाह है, उसको कोई चैलेंज नहीं है, ना वहाँ आपको पता लग सकता है अंदर क्या हो रहा है, ना आपकी एंट्री है, ना आपको वहाँ पे कोई घुसने देता है। हम जाया करते थे तो बड़े स्पेशल सेशन जैसे ऑर्डर लेके और बड़ी मुश्किल से जाया जाता था। अब वहाँ पे फ़र्ज़ करें उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, और समटाइम्स आपने देखा ऐसे केसेस कि वहाँ पे लोग मर्डर हो जाते हैं, वहाँ पे अंदर आप इतना तशद्दुद करते हैं कि वो बेचारा मर जाता है। चलिए, ये तो एक ऐसा मसला है कि साल हर साल से चला आ रहा है, और दुनिया भर में सिचुएशन में ये है, कोविड की सिचुएशन में ये है कि जब वो वहाँ पे अंदर है और उसको अब पेश नहीं किया जा रहा अदालत में, इसलिए नहीं पेश किया जा रहा कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो अदालत जेल से लेके अदालत तक का सफ़र है उसका, प्रिजन्स का, वो प्रिजन्स भी सेफ नहीं है, जाहिर है। उसके अंदर जो प्रिजन वैन है अगर आप देखें तो उसके अंदर तो सिस्टम है उसको एम्बेरस करके लाने का, उसको इज्जत से लाने का तरीकाकार नहीं है। उसके अंदर वो खड़े होते हैं बेचारे बहुत सारे लोग। चलिए सर, ये तो सिस्टम के फ्लॉज हैं, लेकिन मैं आपको जरा कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी लाना चाहूंगी। जैसे अभी अबूजर भी जिक्र कर रहे थे कि कोरोना के दौरान कुछ चेंजेस आई हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स किस हद तक मुतासर हुई है? क्या ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स का कुछ बन सका, कुछ इसमें काम हो सका? अब देखिए, सबसे पहले तो उसका आना चूंकि मुश्किल हो गया, चूंकि वो उसको पेश नहीं किया जा रहा, तो अब क्या ज़रूरत है कि जेल के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं कोर्ट्स। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस जो हैं वो जेल के अंदर जाके होते हैं जिन लोगों को पेश नहीं किया जा सकता, और वहाँ से डिजिटली उनको प्रेजेंट किया जा सकता है कोर्ट में। ऐसा सिस्टम जो है इसको ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ उसमें थोड़ी किसी स्टेज पे लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस को हमें इसमें थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा कि इसमें कुछ लॉ बना दें, जो लॉ ऑफ अपीयरेंस है उसको भी चेंज किया जाए। वो जो वहाँ पे बैठा हुआ है, डिजिटलाइजेशन आ जाएगा, वहाँ पे बैठ के वो अपनी प्रोसीडिंग्स देखे, बिल्कुल सही, और वहाँ पे जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके, उसको माइक लगा हो, उसको उसकी आवाज़ वहाँ सिस्टम बन भी रहा था, जी बन भी रहा है, किसी हद तक वो हो भी रहा है। ऐसे वो तमाम केसेस जिनके अंदर सेंसिटिविटीज हैं, जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है इसका, वह टेररिस्ट है उसका लाना, पेंडेमिक में विद स्पेसिफिक परमिशन वो कुछ केसेस चल रहे हैं, लेकिन उसमें ये कहा गया ना कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो अभी भी गवर्नमेंट को इसको स्पेशल सर्कमस्टांस डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर 4 महीने से एक शख्स पेश ही नहीं हुआ अदालत में, उसके साथ पता नहीं कितना तशद्दुद हो रहा है वहाँ पे, क्या हो गया। ये जो बेल के हैं, ये स्टे ऑर्डर है, मौतली है किसी सजा की, ये तो सारे रूटीन में हो रहे हैं। इसके लिए किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से आता है जो मुल्जिम है? हाँ, उसमें देखिए, उसमें भी बेल में तो आमतौर पर आने की जरूरत नहीं है, बेल में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आप लोग जाते हैं, आप एसओपी को फॉलो करने के, आप उसी तरह फिर रहे होते हैं? ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अब मसला ये 3 लेयर्स हैं हमारी कोर्ट्स की। एक है सुप्रीम कोर्ट, उसमें बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं, चूँकि वो एक मखसूस लोगों ने जाना है, थोड़े केसेस हैं और एनवायरनमेंट है। उसके बाद आ जाएगा हाई कोर्ट्स, किसी हद तक
आप कह सकते हैं 70-80% उसमें भी हो रहा है, लेकिन काम बहुत कम हो गया। अगर वहाँ पे 50 केस डिसाइड होते तो अब 10 केसेस डिसाइड हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी ज़रूरत यह है, वो जो आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, कि फ़र्ज़ कीजिए लाहौर हाई कोर्ट है और एक शख्स सरगोदा में बैठा हुआ वकील साहब है, वो अपना केस आर्ग्यू करना चाहते हैं, उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाना होगा। बाज़ का जो आम आदमी वो तो बेचारे में वैन पे आना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। लेकिन बहरहाल जहाँ पर सारी सिविल कोर्ट में जो है मामला, उसके अंदर तो बहुत हालात खराब हैं, चूंकि रश बहुत ज्यादा है वहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल सर देखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे हाई कोर्ट की बात हो या सिविल कोर्ट की बात हो, पॉइंट ये है कि जब केसेस पूरी तरह से आप उसको प्रोसीड नहीं कर पाते तो पहले ही जो केसेस अल्तवा का शिकार थे उनमें इजाफा होता जा रहा है। हाँ, बल्कि ये हुआ कि पिछला आपने जो 1.5 साल देखा, आपने रिपोर्ट्स भी किया, उस पर मॉडल कोर्ट्स बना दी थी पिछली चीफ जस्टिस, लेकिन उन मॉडल कोर्ट से ये हुआ कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो मर्डर केसेस थे, खास देखिए आपका सबसे अहम केस कौन सा होता है? मर्डर केस। क्योंकि अगर किसी मर्डर जहाँ पे इन्वॉल्व है, उस शख्स को अगर फौरन आप इंसाफ दे दें तो फिर मुआशरे में तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मॉडल कोर्ट की तर्ज पर अभी भी पेंडेमिक में एक्टिव हो जाना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मॉडल कोर्ट्स की वजह से जो आपने रश कम किया था, अब पिछले 4 महीने में चूंकि मुकम्मल तौर पे बंद है, वो रश फिर पायला वो जो सारी आपने मेहनत की है उसके जाया हो जाएगी, वो जरूरी है, वो बिल्कुल जाया हो जाएगी। और हमने बार एसोसिएशन की तरफ से रिकमेंडेशंस ये दी हैं कि हम हाजिर हैं, जो हमारे बार रूम्स हैं उन्हें हमने अपनी जगह दे रहे हैं इनको, कोर्ट्स में हमने कहा कि आगे वहां पे कोऑर्डिनेशन के साथ इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। वेल मलिक साहब, टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई रियली होप कि ये सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए। कोई जाते जाते एक बात आप इस प्लेटफॉर्म से करना चाहें तो? जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा गवर्नमेंट से खास तौर पे कि जितनी एफर्ट्स कोर्ट्स और बार एसोसिएशंस कर रही हैं, ये बहुत आसान हो जाएंगी अगर थोड़ी सी एक लेजिस्लेशन की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट लेवल पे लेजिस्लेशन हो जाए तो ये जो डिजिटलाइजेशन है, जो लोगों के राइट्स हैं, जो कैदियों के राइट्स हैं, जो सिटीजन के राइट्स हैं, वो बहुत आसानी से उनको मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी मलिक शमीम रहमान साहब, और उम्मीद गवर्नमेंट जब आपको सुनेगी अवाम के मसाइल हल होंगे। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। अगर जिससे भी बात करो सबकी जबान पर एक ही सवाल होता है, सब नॉर्मल कब होगा? बिल्कुल, और वाकई हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और लेकिन जहाँ पर मायूसी और परेशानी की फिजा है, वहाँ ही माशरे का कुछ अच्छे पहलू भी हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो मदद करने का जज्बा हो या रिश्तों की अहमियत का एहसास, और इन्हीं कुछ पुरुमीद बातों को उजागर कर रहा है यूनिलीवर का ये नया पैगाम, जो है हर उस पाकिस्तानी के नाम जो शायद उलझ के सोच रहा है कि सब नॉर्मल कब होगा। जिस तरह से ये पैगाम है, इसी का मतलब है कि आप हिम्मत रखें, आप हौसला रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वक्त गुजारने के लिए बहुत सी टैक्टिक्स होती हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जिस तरह टैलेंट हम हमेशा जिक्र करते हैं, वक्त मुश्किल गुजारने के लिए बहुत से आइडियाज़ हैं। बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताएं, आप इस्लामाबाद से आपने लाहौर आना हो नॉर्मली तो आप कैसे आते हैं? गाड़ी पर। और अब नॉर्मली आना हो तो? नॉर्मली आना हो तो मतलब उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। उसका जवाब देंगे आज के हमारे गेस्ट मोहम्मद बिलाल, जो कि एक स्केटर हैं, और उनको इतना शौक है स्केट करने का कि वो एबनॉर्मली इस्लामाबाद से लाहौर आए स्केट करते हुए। पैदल भी नहीं चले और रफ्तार उनकी फिर भी तेज थी, जबरदस्त है जी। मोहम्मद बिलाल एक टीचर हैं स्केटिंग के, इनका अपना क्लब है इस्लामाबाद में और बड़ा शौक है इनको, बड़ी देर से इसको चला रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम खैरियत से हैं, और अभी जब हम बात कर रहे थे बड़ी खुलकर स्माइल आप कर रहे थे। कैसे प्लान बना इस्लामाबाद से लाहौर आने का, वो भी स्केट करते हुए? क्या कोई प्लान है, रिकॉर्ड कायम करना है? ये तो तकरीबन हम तो बहुत पहले से हमारा ये प्लान था इस्लामाबाद टू लाहौर स्केटिंग का, लेकिन उस दिन भाई ने कहा कि बिलाल बस चलो चलते हैं, बोर हो गए, तो हमने अल्लाह का नाम लेके जो है ना सफ़र स्टार्ट किया था। रास्ते में बहुत मुश्किलात पेश आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बखैर खैरियत से हमारा सफ़र जो है ना कंप्लीट हो गया। अच्छा बिलाल, ऑब्वियसली मुश्किलात तो आई होंगी पेश, लेकिन ऑब्वियसली आपका ये शौक़ है और आपने इसको पूरा किया। रास्ता कौन सा अपनाया था? और जिस तरह से ऑब्वियसली रोड पर बड़ी बड़ी बसेस चल रही होती हैं, बड़ी गाड़ी पर कोई जा रहा हो तो वो डर रहा होता है। आप तो पैदल तो नहीं थे, खैर स्केटर थे, लेकिन फिर भी मुश्किल तो होगी, टेंशन हुई होनी है कुछ टाइम? मुश्किल, रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन हमने जो बिकॉज जो स्केट्स में होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के स्केट्स होते हैं। ऑफ रोड के लिए, इस तरह की रोड्स के लिए आपने दूसरे किस्म के स्केट यूज़ करने होते हैं जिसमें कंफर्ट ज़्यादा होता है।
तो इसलिए हमने अच्छे स्केट्स का इंतखाब किया, तो जिसकी वजह से ये सफ़र हमारा आराम से गुजरा। सफ़र आराम से तो गुजर गया, लेकिन प्लान क्या है? कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसको फॉलो करके क्रॉस करना है या क्लियर करना है? पाकिस्तान में तो अभी तक इतना लॉन्ग टूर अभी तक किसी ने स्केटिंग पर नहीं किया इस तरह, और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट प्लान है कुंजराव टू इस्लामाबाद स्केटिंग करते हुए। स्केट करते हुए मुझे लगता है आपने एंजॉय भी काफी किया, हम फुटेजेस भी देख रहे हैं। अच्छा बिलाल, ऑब्वियसली ये बड़ा एक बिकॉज आप जब स्केटिंग पर जाते हैं ना, गाड़ी पर आप जाते हैं, आप एकदम से जाते हैं एकदम से आ जाते हैं। स्केट्स पे ये होते हैं कि आप डिफरेंट नेचर को एंजॉय करते हैं, रास्ते में जो मुख्तलिफ खूबसूरत किस्म के मकामात आते हैं आप उसको बिलाल, जिस तरह से हम लोग ने सेहत भी बनती है। दरमियान में साथ आपके ट्रक भी गुजर रहे हैं, कई दफा बीच में मदद लिए ट्रक की, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं गाड़ी हो तेज, कोई मोटरसाइकिल जा रही है उसको पकड़ लिया और तेजी से निकल गए, छोटे बच्चे पीछे से हैंडल पकड़ लेते हैं कि हमारा सफर जल्दी क्रॉस हो जाएगा। उसमें ये होता है कि वो डेंजरस हैं, आप कभी भी इस तरह रिस्क नहीं ले सकते। लाइक आपको रोड पे जाते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अगर आप इस तरह करेंगे ये तो ख़तरनाक है फिर आपके लिए, ये तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि कितना मुश्किल है स्केटिंग सीखना, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं जो लोग स्केट करते हैं ना वो हमें बड़े कूल लगा करते थे, तो वो कूल अभी भी लगते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप जब बच्चों को सिखाते हैं कितना टाइम लगता है, इज इट अ सेफ प्ले, खेलना चाहिए बच्चों को या नहीं, क्या कहेंगे आप? मतलब करना चाहिए या नहीं? जो हमें देखने वाले हैं मैं उनको एक ही मशवरा दूंगा कि आप लोग इस तरह स्केट ट्राई ना करें। हम ऑनलाइन लेसन्स भी देते हैं यूट्यूब चैनल पे, अच्छा। और फेसबुक पर भी लेसन्स देते हैं। पहले इसको सीखे, उसके बाद आप लोग ट्राई करें, तो उसमें ये होता है कि आप गिरेंगे नहीं, आपको पता चलेगा कि आपने स्केटिंग करनी कैसे। ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आता है आप, और जो है ना आप गिर सकते हैं, इसमें आपको चोट लग सकती, विदाउट सेफ्टी गियर्स अगर आप ट्राई करेंगे आपको चोट लगे। तो मेरा उनको यही मशवरा है कि पहले आप लोग सीखें, तो उसके बाद आप ट्राई करें। और हम फिलहाल जैसे आप बता रहे हैं सिचुएशन हमने यूट्यूब सीखना चाहिए, और एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, फील्ड में आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और वीडियो गेम्स के अलावा भी आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप बाहर निकलें, फील्ड पर जाएं, कुछ और ट्राई करें। ये बताएं कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट है आपको, और क्योंकि आपने एक क्लब बनाया हुआ है तो स्केटर्स को कोई सपोर्ट मिलती हो, कहीं पर रिप्रेजेंटेशन हो या फंड्स, कुछ इस तरह से कोई सपोर्ट दी गवर्नमेंट की तरफ से कभी किसी ने? बहुत मुश्किल से मैंने ये क्लब मैनेज किया। सरकारी लोगों ने मुझे पार्क में रोका कि भैया आप यहाँ पर स्केटिंग ना करो, हमेशा मेरे लिए रुकावटें यहाँ इस्लामाबाद में बनती। लोग भी मुझे रोकते हैं कि भाई क्यों नया गेम लोगों को दे रहे हो, क्यों एक हेल्दी एक्टिविटीज़ दे रहे हो, आप इसको दूसरी जो है ना चीज़ें दिया करो। ये इन लोगों को हेल्दी एक्टिविटीज़, मुझे इस गेम में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा शुरू में। चलें, अभी स्क्रीन पर बिलाल जो आप करते हुए दिखा रहे हैं, आपकी इस बात के साथ मैं लोगों को ये भी बता दूं कि ये बड़े डेंजरस स्टंट्स हैं, डोंट ट्राई इट एट होम एट ऑल, ही इज अ प्रोफेशनल, वो बाकायदा प्रैक्टिस करके ये कर रहे हैं। एंड ऑल्सो बिलाल यू हैव अ क्यूट क्लास, इतने छोटे छोटे बच्चे आपकी क्लास में सीखते हैं और इतने मजे के वो लग रहे थे, पूरे हेलमेट्स के साथ, गैजेट्स के साथ। इम्प्रेसिव, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली होप कि आप इसको कंटिन्यू रखें, अपना किरदार अदा करते रहें हमारे बच्चों को जरा कूल बनाने में। और ये बड़ी अच्छी है, हेल्दी एक्टिविटी है, आप कोशिश करें लेकिन सीख कर करें और एक प्रॉपर ट्रेनिंग लें, तो इंशाल्लाह आप भी जो देख रहे हैं इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप भी इसी तरह स्केटिंग करते हुए कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।